चलिए, हम लोग जो है आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल पीरियोडिसिटी से शुरुआत करेंगे। देखिए, किसी भी एलिमेंट की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उनका एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक वॉल्यूम है, उनका जो है आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या जो अदर केमिकल ट्रेंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में, उनकी कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड है वो काफ़ी कुछ जो है डिपेंड करता है कि किसी भी आइटम के न्यूक्लियस द्वारा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितना आकर्षण बल आरोपित हो रहा है, काफ़ी कुछ इस पर डिपेंड करता है। इसलिए हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर चर्चा करने से पहले हम लोग शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे चर्चा करेंगे, इसका पीरियोडिक वेरिएशन देखेंगे, क्योंकि इसी पर सारी प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली इसी के साथ चेंज होती हैं, इसी पे डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, किसी ग्रुप में या किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम चलते हैं तो कैसे ये प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, और फिर हम जो है उसके बाद विभिन्न पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्या ट्रेंड है, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर, इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। किसी भी आइटम के न्यूक्लियस द्वारा जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, सपोज कर लें यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, और भी इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकते हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, कोई भी किसी भी एटम का न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है इन्हें। न्यूक्लियस का कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा ये डिपेंड करता है इस पर चार्ज कितना है, अर्थात न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है या एटॉमिक नंबर कितना है। बट ये देखा गया है कि जब बाहर के इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस अपनी तरफ आकर्षित करता है तो उसी सेल के जो अदर इलेक्ट्रॉन हैं तथा अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इस सेम चार्ज के कारण इस इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ रिपेल करते हैं, पीछे की तरफ प्रतिकर्षित करते हैं। अब न्यूक्लियस फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा है, आकर्षण द्वारा अंदर की तरफ खींच रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन इस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ। तो जितना फोर्स अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण न्यूक्लियस इस पर लगाता है, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के कारण उस अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स उसको थोड़ा सा कम कर देता है। तो किसी भी न्यूक्लियस द्वारा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होता है, जो आकर्षण बल आरोपित होता है, उसमें उसी सेल के अदर और अंदर के सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके द्वारा जो कमी कर दी जाती है, गिरावट की जाती है, उसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ये शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। देखिए, जैसे सपोज कर लें कि ये कोई बॉडी है और इस पर हमने 5 न्यूटन का बल इधर लगा दिया है, कितना, 5 न्यूटन का, और अगर जो है किसी तरीके से 2 न्यूटन का बल अगर विपरीत दिशा में लग जाए, हम इस बॉडी को 5 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहे हैं, कितना फोर्स लगा रखा है, 5 न्यूटन। लेकिन यदि 2 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करने लगे इस पर, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा
वो कितना होगा, केवल 3 न्यूटन। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगा करके हमने 5 न्यूटन के फोर्स को 2 न्यूटन कम कर दिया। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वही शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है। यह जो है इफेक्टिव फोर्स को कम कर देता है। एक्चुअल फोर्स तो हमने 5 न्यूटन का लगाया है, लेकिन जो इफेक्टिव फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, वो 3 न्यूटन का है, क्योंकि यहाँ 5 न्यूटन की स्क्रीन 2 न्यूटन का स्क्रीनिंग है, शील्डिंग इफेक्ट है। ठीक उसी प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जितना अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसमें थोड़ी सी गिरावट आ जाती है इलेक्ट्रॉन द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने के कारण, और उसी गिरावट को हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब आते हैं शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन, देखिए क्या है। जब न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तब उसी सेल के अदर इलेक्ट्रॉन तथा इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा करके न्यूक्लियस द्वारा एक्सर्टेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, जिसे हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे हम धूप में खड़े हों, हमारे ऊपर धूप सीधे गिर रही है, हम एक छतरी लगा लें तो छतरी में जो कपड़ा होता है धूप को फिल्टर कर देता है, धूप हमारे ऊपर कम गिरता है, और उसी को हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कह लें। धूप का प्रभाव हमारे ऊपर कम होता है। तो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन देखिए। व्हेन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम attract electrons in the different cells, जब किसी एटम का न्यूक्लियस विभिन्न सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अदर जो अन्य जो इलेक्ट्रॉन है उसी सेल में या फिर अंदर के सेल में, देन अदर electrons of the same cell, उसी सेल के इलेक्ट्रॉन, एंड इनर सेल, अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं एक फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अपोज करते हैं। ये अपोज करते हैं न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। opposes the force of attraction exerted by the nucleus, न्यूक्लियस द्वारा एक्सर्ट किए गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपोज करते हैं। opposes the force of attraction exerted by the nucleus, न्यूक्लियस द्वारा एक्सर्ट किए गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं। परिणाम स्वरूप जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर सेल पर, उसमें लोअरिंग आ जाती है, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, और इसी लोअरिंग को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, which is known as स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, जिसे हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। देखिए
जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, एक तो एक्चुअल में न्यूक्लियस पे कितना चार्ज उपस्थित है और कितने चार्ज के बराबर वो आउटर मोस्ट सेल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है, इसको हमें देखना है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वही शील्डिंग या स्क्रीनिंग कहलाता है। देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव ये इक्वल टू होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस एस के, जहां पर जेड स्टार क्या है, ये जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अर्थात न्यूक्लियस जितने प्रोटॉनों के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रियल में एक्सर्ट कर रहा है उसकी संख्या है जेड। ये एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या हम कहें एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। और एस जो है ये स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट है, और शील्डिंग कांस्टेंट यह स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट कहलाता है। अब देखिए, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए हम जो है किसी भी ऑर्बिटल की पेनिट्रेटिंग पावर को देखते हैं। किसी भी ऑर्बिटल का पेनिट्रेटिंग पावर देखा जाए, देखते हैं। अगर हम किसी भी कोष के विभिन्न उपकोष का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, किसी भी कोष के विभिन्न उपकोष के इलेक्ट्रॉनों, यदि हम विभिन्न उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखें तो देखिए कैसा कर्व हमें प्राप्त होता है। फिर से ध्यान दें, यदि हमें जो है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझना है तो हम डिफरेंट सबसेल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसको देखें और कंपेयर करें उनको, फिर आगे जो है समझते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। अगर हम 3s 3p और 3d ऑर्बिटल का रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखें और उनको कंपेयर करें तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ 3s 3p 3d इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स आर एज फॉलोज। यदि हम 3s 3p 3d ऑर्बिटल्स का रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखें, यानी हम अगर इन ऑर्बिटल्स के रेडियस के अलोंग अगर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस पर हम चर्चा करें। तो देखिए, अगर हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखें अलग अलग सबसेल के लिए तो देखिए क्या आता है। 3s यहाँ L की वैल्यू 0 है, 3p यहाँ L की वैल्यू 1 है, 3d यहाँ L की वैल्यू 2 है। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा जाए तो ये इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। 3s के लिए ऐसा है, 3p के लिए देखिए ऐसा है, 3d के लिए हमें ऐसा मिलता है। अगर हम न्यूक्लियस से इनकी दूरी देखें तो ऑर्बिटल तो 3s ऑर्बिटल इतनी दूरी पर है,
3p इतनी दूरी पर है और 3d इतनी दूरी पर है, यानी ऑर्बिटल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखें 3s 3p 3d का, तो जो 3s ऑर्बिटल है वो सबसे दूर है, 3p और नजदीक है, 3d और नजदीक है। लेकिन अगर हम इनका पेनिट्रेशन इफेक्ट देखें, देखिए ये जो है ये यहां तक की डिस्टेंस लगभग 600 पिकोमीटर होता है, ये डिस्टेंस 800 पिकोमीटर, और ये जो है इसके कहीं बीच में आता है। अगला जो है दूसरे में हम देखें तो ये लगभग 600 पिकोमीटर पे आता है, और ये जो है अगर हम देखें तो 400 से 600 पिकोमीटर के बीच में आता है, 400 और इधर जो है 600 पिकोमीटर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ऑर्बिटर है लगभग जो है ये 700 पिकोमीटर के बीच, ये 600 पिकोमीटर पर, और ये जो है 500 पिकोमीटर पर है। अर्थात जो ऑर्बिटल है उसका रेडियस अगर हम कंपेयर करें, रेडियस ऑफ ऑर्बिटल अगर हम कंपेयर करें तो 3s का सबसे बड़ा है, 3p का उससे छोटा, 3d का सबसे छोटा। ये रेडियस है ऑर्बिटल का, उसका घटता हुआ क्रम है, अर्थात 3d सबसे नजदीक है, 3p थोड़ा और दूर और 3s और दूर। लेकिन यदि हम इनका पेनिट्रेशन इफेक्ट देखें, अर्थात न्यूक्लियस से क्लोजनेस देखें, इनकी नाभिक से नजदीकी देखें, तो यहां पर देखिए ये दो मैक्सिमा है, एक यहां एक यहां, और इनके दो नोड हैं और इनके बीच में दो मैक्सिमा है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है उसकी थोड़ी सी उपस्थिति यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और ये डिस्टेंस न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के बहुत नजदीक पाया जाता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर तक, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन कोई नोड और मैक्सिमा न होने के कारण इसकी न्यूक्लियस से नजदीकी कम होती है। यद्यपि ये दूर है लेकिन न्यूक्लियस के नजदीक इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसकी थोड़ी और कम, और इसकी न्यूक्लियस के नजदीक पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो जो न्यूक्लियस द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होता है, न्यूक्लियस द्वारा जो आकर्षण आरोपित होता है, वो सबसे ज्यादा किस पर आकर्षित होता है? एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि ये जो है न्यूक्लियस के बहुत नजदीक तक पहुंचता रहता है। पी उपकोष पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के उतना नजदीक नहीं आता जितना कि एस उपकोष का, और ये न्यूक्लियस के बहुत नजदीक नहीं आता, इसलिए इस पर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस अगर हम देखें ऑन द इलेक्ट्रॉन, रेडियस हमने देखा, रेडियस ऑफ ऑर्बिटल तो सबसे अधिक किसका था? 3s का, उसके बाद 3p का, उसके बाद 3d का। लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस, फोर्स exerted by the nucleus, इसको देखा जाए तो चूंकि ये भले ही इस ऑर्बिटल का रेडियस बड़ा है, न्यूक्लियस से दूर है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत नजदीक आते रहते हैं, इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट अधिक है, न्यूक्लियस से क्लोजनेस बहुत ज्यादा उसकी होती रहती है, न्यूक्लियस के बहुत क्लोज आता रहता है। तो यहां पर देखिए इसका हाई पेनिट्रेशन है, न्यूक्लियस के क्लोज आता है, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3s पे लगेगा, उससे कम 3p पे लगेगा और उससे कम 3d पे लगेगा।
जिस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जिस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है उसकी एनर्जी में गिरावट कम होती है। अपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अगर फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच यदि आकर्षण बल लगता है तो इलेक्ट्रॉन की या ऑर्बिटल की एनर्जी गिरती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी में गिरावट होगी। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल देखा जाए, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल तो किसकी सबसे ज्यादा होगी? अगर हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल देखें, इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है ना, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। और इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे कम है, किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा? तो 3D की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, 3P की उससे कम, 3S की सबसे कम। तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब यहां ध्यान देंगे, रेडियस भले बढ़ रहा है, 3S का रेडियस सबसे ज्यादा है, लेकिन दो मैक्सिमा और दो नोड होने के कारण इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है। ये न्यूक्लियस के नजदीक आता रहता है, न्यूक्लियस के करीब पहुंचने की इसकी सामर्थ्य ज्यादा है, इसलिए इस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो हम लोगों ने किसी एक सेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स, न्यूक्लियस से उनकी दूरी, न्यूक्लियस द्वारा उन पर एक्सर्टेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उनकी एनर्जी को देखा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रायः स्लेटर्स रूल यूज करते हैं, जो कि वैसे तो बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज करके शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट का कैलकुलेशन करते हैं। हमने अभी देखा जेड इफेक्टिव हमें चाहिए, अगर जेड इफेक्टिव ये किसके बराबर होता है? जेड माइनस एस के, जहाँ एस क्या है? शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये पर इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का हर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये मिल जाए, एटॉमिक नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें मिल जाएगा। देखा जाए इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम स्लेटर्स रूल को यूज करते हैं। स्लेटर्स रूल देखिए क्या है, स्लेटर्स रूल वैसे तो बहुत एक्यूरेट नहीं है, इसमें कुछ एरर, कुछ मिस्टेक, कुछ कमियां होती हैं, फिर भी हम एवरेज स्क्रीनिंग बिहेवियर किसी इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करते हैं। दो नॉट एक्यूरेट, यद्यपि ये एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट, but it is used to estimate the average screening behavior, of electron के एवरेज स्क्रीनिंग बिहेवियर को एस्टिमेट करने के लिए हम इस रूल को, स्लेटर्स रूल को यूज करते हैं। ध्यान देंगे, स्लेटर्स रूल इस यद्यपि बहुत एक्यूरेट नहीं है, बट हम इसको यूज करते हैं एस्टिमेट करने के लिए एवरेज स्क्रीनिंग बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्लेटर्स रूल के आधार पर हम किसी भी सेल के डिफरेंट सब सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका पर इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूशन है स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट में, इसका कैलकुलेशन हम स्लेटर्स रूल के आधार पर करते हैं। अब स्लेटर्स रूल देखिए क्या है।
स्लेटर्स रूल क्या कहता है, कैसे हम स्लेटर्स रूल के अनुसार कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट S involve the following steps और वो स्टेप क्या है? पहला स्टेप है, हम जिस आइटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन पर स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट या हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना रहता है, उसको हम क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं एलिमेंट्स का, उसके निम्नलिखित एक पर्टिकुलर इन डिफरेंट सेल के ऑर्डर में और सेल की ग्रुपिंग में। तो पहला स्टेप है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं ऑफ आइटम इन फॉलोइंग ऑर्डर एंड ग्रुपिंग, ऑर्डर एंड ग्रुपिंग। हम निम्नलिखित क्रम और समूह में हम उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं, लिखते हैं, जिसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमें लिखना है। देखिए किस ऑर्डर में और किस प्रकार की ग्रुपिंग करते हैं, इसको देखा जाए। सबसे पहले हम 1s ऑर्बिटल को लिखते हैं और इसका एक ग्रुप बना दिया। फिर दूसरे कोर्स में 2s 2p सब सेल के ऑर्बिटल्स हो गए एक ग्रुप। फिर 3s 3p 3d सब सेल्स का नंबर आता है और ये एक ग्रुप। फिर 4s 4p 4d 4f सब सेल्स का एक ग्रुप। इस तरह से हम 5s 5p एटसेट्रा, इस तरह से इस क्रम में हम जो है डिफरेंट ऑर्बिटल्स का ग्रुप बनाते जाते हैं, ठीक है। और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम इनका ग्रुप बना लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए ऐसे जैसे हम NS और NP इसको हम ले लें, ये 4S 4P है ना। इसी तरह से किसी भी, जैसे इसको ले लें या हम इसको ले लें, किसी भी S और P उपकोष के राइट साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके लिए ये सभी, इसको लें तो ये सभी, इस समूह के लिए ये सभी, इस समूह के लिए इन सभी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता स्क्रीनिंग में। अगर हम इस N S और P को लें तो इसके आगे वालों का कोई योगदान नहीं होता स्क्रीनिंग में। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं NS और NP के राइट साइड में, इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ग्रुप, दूसरा पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ग्रुप, in any group write to the NS NP, to the NS NP। S और P उपकोष के राइट साइड में किसी भी आइटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट में। कंट्रीब्यूट नथिंग टू द शील्डिंग कांस्टेंट।
NS-NP group contribute nothing to the shielding or स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट में इनका कोई रोल, कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन वो सारे इलेक्ट्रॉन जो NS-NP ग्रुप में होते हैं, यानी कि जो वैलेंस सेल में होते हैं, वो प्रति इलेक्ट्रॉन 0.35 का कंट्रीब्यूशन करते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट में। तीसरा पॉइंट देखा जाए, जितने इलेक्ट्रॉन NS-NP ग्रुप में होते हैं, या हम कहें वो जो है प्रति इलेक्ट्रॉन 0.35 का कंट्रीब्यूशन करते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन NS-NP ग्रुप कंट्रीब्यूट कितने का 0.35 टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट पर इलेक्ट्रॉन, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन टू द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। देखिए, जैसे अगर हम नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2p में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस आउटर मोस्ट यानी वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। किसी एक पर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर निकाल रहे हैं तो बाकी कितने बचते हैं 4, और उन चारों इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन 0.35 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन होता है। जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनका कितने का कंट्रीब्यूशन होता है 0, उनका कंट्रीब्यूशन 0.35 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं उनका पर इलेक्ट्रॉन 0.85 का, जो N-1 सेल के इलेक्ट्रॉन हैं इनका 0.85 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है शील्डिंग या स्क्रीनिंग में। लेकिन यहां पर ध्यान देंगे, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, प्रथम आवर्त के जो तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है, या तो फिर हम कहें कि लिथियम, सोडियम, इन सब में 1s सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें वो प्रति इलेक्ट्रॉन केवल और केवल 0.35 का कंट्रीब्यूशन करते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट में। ध्यान देंगे 1s ऑर्बिटल के 1s सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1s सबसेल, ये कंट्रीब्यूट करते हैं 0.35, कंट्रीब्यूट ओनली 0.30 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन टू द शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। 1s सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन है जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, उनमें पर इलेक्ट्रॉन 1s सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनका प्रति इलेक्ट्रॉन कितने का कंट्रीब्यूशन होता है 0.3 का केवल। आगे ध्यान दें, जितने N-2 या लोअर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रति इलेक्ट्रॉन कितने का कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे ये N है,
n-1, n-2, n-3। तो इसमें पर इलेक्ट्रॉन कितने का है? 0.35 पर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। इसका उसके अंदर वाले का 0.85 पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसके अंदर वालों का कितना है? 1 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हाइड्रोजन या हीलियम है, केवल एक ही उपकोष है और उपकोष नहीं है, जैसे हाइड्रोजन है, इसमें 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनका कितने का कंट्रीब्यूशन है? 0.30 पर इलेक्ट्रॉन का। लेकिन इनमें जो है सबका मिला करके जो है एक औसत, ये वाले और इसके अंदर वाले सबका 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट में। यहां पर ये ध्यान देंगे, यदि इलेक्ट्रॉन डी या एफ सबसेल में बिलोंग करता है, तब जो है उस सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन डी या एफ सबसेल में बिलोंग करता है, तो अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन हैं अंदर के कोष के, सभी इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन करते हैं यदि इलेक्ट्रॉन डी या एफ सबसेल का है। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन, अभी एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, बिलोंग टू डी और एफ सबसेल, तब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन इनर सेल का 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन करता है। ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ द इनर सेल कंट्रीब्यूट, ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ द इनर सेल of the inner cell contribute कितना? 1 यूनिट। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन करता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें तो ये स्लेटर्स रूल क्लियर हो जाएगा। 2-4 एग्जांपल हर तरह के देखते हैं, फिर आगे इस पे चर्चा जो है किया जाएगा। सबसे पहले हम हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट देखें। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, हाइड्रोजन इसका 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का 1s उपकोष, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। जब न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसके अट्रैक्शन को रोकने के लिए न तो इस सेल में कहीं कोई इलेक्ट्रॉन है, न ही कहीं अंदर कोई सेल है और न इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इस पर न्यूक्लियस द्वारा एग्जर्ट किए जाने वाले, न्यूक्लियस द्वारा आरोपित आकर्षण बल को स्क्रीन करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब यहाँ पर S की वैल्यू स्क्रीनिंग कितना हो जाएगा? इस सेल के प्रति इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 0.30। और इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है, तो इसका मतलब कि 0। तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा? Z इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा Z माइनस S, ये हो जाएगा 1 माइनस 0। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है और स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0 है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका 1 ही होगा। तो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों 1 होता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस यानी शील्डिंग या स्क्रीनिंग जो है वो 0 होता है। तो हाइड्रोजन के केस में जो न्यूक्लियर चार्ज है वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। लेकिन हीलियम के केस में आते हैं, हीलियम, अगला एग्जाम्पल हीलियम का देखते हैं। हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखिए ये हीलियम का न्यूक्लियस, ये
एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा। जब इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ आकर्षित करता है तो ये इलेक्ट्रॉन उसको रोकता है, फोर्स को स्क्रीन करता है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के। तो स्क्रीनिंग इस इलेक्ट्रॉन का, चूंकि 1s सबशेल है इसमें, ना केवल एक ही सबशेल है 1s, तो अगर किसी एटम का जो वैलेंस शेल है वो 1s सबशेल है, तो प्रति इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीनिंग होती है कितने की होती है? स्क्रीनिंग होती है 0.3 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखिए स्क्रीनिंग कितनी हो जाएगी? 0.30 इंटू, इसके अलावा कितने और इलेक्ट्रॉन हैं? एक, तो स्क्रीनिंग हो गई 0.30 की। अब Z की वैल्यू, Z की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? Z माइनस एस के, तो ये हो जाएगा Z की वैल्यू 2 है, माइनस S की वैल्यू कितनी है? 0.3 के, तो ये हो जाएगा 1.70 यूनिट। तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव हीलियम के केस में कितना आ गया? 0.317 के। अब अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग लिथियम का लेते हैं। लिथियम में देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s में 2 और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन ये है। इसमें जो है केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो स्क्रीनिंग कैसे हम निकालते हैं? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इंटू अंदर वाले सेल का प्रति इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितने का होता है? 0.85 का। इसका प्रति इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 0.85 का है, प्लस यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? एक है, उसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो वैलेंस सेल में जिस इलेक्ट्रॉन पर हम स्क्रीनिंग निकाल रहे हैं उसके अलावा इसको बचाने वाला कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है, इंटू 0 इंटू इस सेल का प्रति इलेक्ट्रॉन कितने यूनिट का कंट्रीब्यूशन है? 0.35 का। तो ये तो 0 हो गया और ये बचा कितना? 1.70 यूनिट हो गया। अब Z कितना? Z इफेक्टिव कितना हो गया? ये हो जाएगा Z माइनस एस के। लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3 है, माइनस 1.7 अर्थात 1.30। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है लिथियम का। नेक्स्ट देखते हैं बेरिलियम का। बेरिलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा जाए। बेरिलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखिए। बेरिलियम में Z की वैल्यू 4 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s, 2s में 2। इसमें प्रति इलेक्ट्रॉन कितने का होता है? 0.35। इसमें प्रति इलेक्ट्रॉन 0.85 का अंदर वाले सेल में। तो S की वैल्यू देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 0.85 और प्लस यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करने वाला कितना इलेक्ट्रॉन बचता है? 1। जब यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है जो उसको स्क्रीन करेगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है 1 इंटू 0.35। तो अब आप देख लीजिए 1.70 प्लस 0.35 ये हो जाएगा 2.05 ये हो गया। और Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 माइनस 2.05 1.95। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया किसके लिए? बेरिलियम के लिए। अब हम नाइट्रोजन का देखें, फिर थोड़ा सा बड़े आइटम पे चलते हैं, जिंक पर देखते हैं। और देखते हैं अब नाइट्रोजन पर देखें।
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 6, 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s में 2, 2s, 2p में कितना बचा 5। तो यहाँ पर प्रति इलेक्ट्रॉन कितने का है, आउटर सेल में 0.35 और यहाँ पर आउटर सेल में प्रति इलेक्ट्रॉन 0.85 है। लेकिन टोटल यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 का हम स्क्रीनिंग देखते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर तो स्क्रीनिंग ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 0.85 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 0.35 और इसको यदि हम ऐड कर लेंगे मल्टीप्लाई करके तो 3.10 आएगा, यह आ जाएगा 3.10, ये आ गया। अब Z हमें चाहिए, Z इफेक्टिव, तो ये हो जाएगा Z माइनस S के, ये हो जाएगा 7.0 माइनस 3.10, ये हो जाएगा 4.9 के, सॉरी 3.9 के, ठीक है 3.9 इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। अब आते हैं जिंक पर। जिंक में D सबसेल आ रहे हैं, तो जिंक का देखा जाए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है। इसमें एटॉमिक नंबर 30 है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s, 2p में 8 इलेक्ट्रॉन, 3s, 3p, 3d में कितने हो गए 8, 3s, 3p तक में 3s, 3p में 8, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए। और उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें प्रति इलेक्ट्रॉन कितने का 0.35 का, इसमें प्रति इलेक्ट्रॉन कितने का कंट्रीब्यूशन 0.85 का, इसमें प्रति इलेक्ट्रॉन कितने का 1.0 का कंट्रीब्यूशन है। तो S हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 × 1.0 प्लस यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 × 8.5, यहाँ पर 10 और 8 18 × 0.85 और प्लस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन एक पर हम स्क्रीनिंग देख रहे हैं और दूसरा उसको बचाने वाला है, तो 0.35 × 1 ये हो गया। इसको आप सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आती है जिंक में वो 25.65, ये 25.65 है। तो अब Z इफेक्टिव चाहिए, Z माइनस S, ये 30 माइनस 25.65, तो ये आ जाएगा 4.35 के, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.35, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जिंक का। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देंगे, यदि हम जिंक के 3D में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम अगर स्क्रीनिंग कैलकुलेट करें तो जिंक के 3D में ठीक है, देखिए जिंक के 3D में जो इलेक्ट्रॉन है इसको मिटा दें। हमने बताया था जो छठा स्लेटर्स रूल लिखाया है उसमें हमने बताया है कि D या F सबसेल के अगर हम इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कैलकुलेट करते हैं तो अंदर के जो सेल हैं, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उनका प्रति इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीनिंग है 1 का हो जाता है। अगर हम इसमें शील्डिंग या स्क्रीनिंग कैलकुलेट करें इसका, ठीक है, इसका हम कैलकुलेट करें इस सेल के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, अगर D और F में कैलकुलेट कर रहे हैं
तो उस सेल के जो अन्य इलेक्ट्रॉन है प्रति इलेक्ट्रॉन 0.85 का होता है, और उसके अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन है प्रति इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट का। तो यहाँ 2 और 8 10 और 18, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 इंटू 1.0 प्लस यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है और एक पर हम स्क्रीनिंग देख रहे हैं बाकी 9 की, तो 9 इंटू 0.85 इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। और इसका कोई बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं, उसी सेल के अन्य इलेक्ट्रॉन का 0.85 उसी सब सेल के, और बाकी अंदर के सब सेल के इलेक्ट्रॉनों का 1 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है। और इस प्रकार से 21.15 आ जाएगा, 21.15। और Z की वैल्यू इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे तो 30 माइनस 21.15, और इस तरह से जो है 8.85 आ जाएगा, 8.85 ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहा। तो अब हम लोगों ने स्लेटर्स रूल देखा, उसके आधार पर कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करेंगे ये देखा। अब उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, और उसके बाद क्लेमेंटी रेमोंडी रूल देखेंगे, फिर पीरियोडिक वेरिएशन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। लेकिन अब यहाँ से नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज की क्लास इसी पे रोकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में